रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनको अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी दी गई है। बता दें कि पीएम मोदी ने इसे नए भारत का प्रोएक्टिव अप्रोच करार दिया है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी शासित राज्य युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए तेजी से कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक वह अवसर पैदा कर रहा है जिसकी पहले कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। स्टार्टअप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे देश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से करीब 40 लाख जॉब सृजित हुए हैं। आज जलियांवाला बाग नरसंहार की 104वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों का बेजोड़ साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी जलियांवाला बाग गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 1919 में आज ही के दिन विदेशी हुकूमत का क्रूर चेहरा समूची दुनिया ने देखा था। बता दें कि 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। इस नरसंहार में 1000 से अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। ब्रिटेन की प्रसारक कंपनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के खिलाफ परिवर्तन निर्देशालय ईडी ने बड़ी कार्यवाही की है। जांच एजेंसी ईडी ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में कथित तौर पर अनियमितता बरतने के आरोप में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत केस दर्ज किया है। बता दें कि केंद्रीय आर्थिक जांच एजेंसी की ओर से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत बीबीसी इंडिया के कुछ अधिकारियों के दस्तावेजों और उनके बयानों की रिकॉर्डिंग भी मांगी गई है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्यवाही की है। हत्याकांड में फरार माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने आज झांसी जिले में एनकाउंटर में मार गिराया है। ये दोनों ही उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी थे। जानकारी के अनुसार झांसी में यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन असद और गुलाम ने एसटीएफ की टीमों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को मार गिराया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। बता दें कि 24 फरवरी को पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से ही असद और गुलाम फरार थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने इस मामले को सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। इस मामले में सीबीआई ने लालू और आरके राणा सहित अन्य की सजा बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें कि चारा घोटाले को बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला करार दिया गया था। बात 1996 की है, जब राज्य के पशुपालन विभाग में 950 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। दिल्ली में आयोजित 5वें इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग में भारत ने अलगाववादी समर्थकों को लेकर ब्रिटेन सरकार को दो टूक जवाब दिया। बैठक में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों को लेकर ब्रिटिश सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं उन्हें संतोषजनक नहीं माना जा सकता। भारत की चिंता जस की तस है। भारत ने कहा कि ब्रिटिश सरकार अपनी ही वीजा नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं रोक पा रही है। खालिस्तान के समर्थक के नाम पर लोग वहां शरणार्थी वीजा हासिल कर रहे हैं और फिर न सिर्फ भारत के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, बल्कि यहां आतंक की घटनाओं को भड़काने में भी संलिप्त हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने 10 अप्रैल को राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पर जनजातीय महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जांच शुरू कर दी है। आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें उनसे तथ्य और एक कार्यवाही की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। बता दें कि 10 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 महिलाएं दंडवत परिक्रमा कर रही हैं। वीडियो को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने राज्य की टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया कि ये दोनों महिलाएं बीजेपी में शामिल हुई थी, जिसके बाद टीएमसी ने उनसे दंडवत परिक्रमा करने की सजा दी। सुकांता मजूमदार ने आयोग को पत्र लिखकर मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की थी। उमेश पाल हत्याकांड के नामजद अभियुक्तों
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की नैनी जेल से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां 2 घंटे चली बहस के बाद पुलिस ने कोर्ट से अतीक और उसके भाई अशरफ की रिमांड मांगी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड को मंजूर कर दिया है। बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह थे। उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में उमेश पाल और उनके साथ 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 44,998 हो गई है, जबकि बीते दिन यह आंकड़ा 7,830 का था। वहीं देश में राजधानी दिल्ली में कोरोना के सबसे अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यहां बीते 24 घंटों में 1,149 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर 23.8% पर पहुंच गई है। आईपीएल 2023 का 18वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीमों के बीच में खेला जाएगा। बता दें कि ये मुकाबला मोहाली के आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक कार्यक्रम में स्मार्टफोन निर्यात के मामलों में कहा कि भारत के स्मार्टफोन का निर्यात लगातार बढ़ते हुए 2 गुना हुआ है और अब यह $11 अरब से अधिक हो गया है। भारत अब कामयाबी के साथ दुनिया के मोबाइल उपकरण के क्षेत्र का अगुवा बनने और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बड़ी कामयाबी है। देश में लगातार चीजें सस्ती हो रही हैं। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई मार्च 2023 में घटकर 5.66% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य महंगाई बीते महीने घटकर 4.79% पर आ गई। फरवरी 2023 में यह 5.95% और मार्च 2022 में 7.68% रही थी। बता दें कि मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर रही। मार्च 2022 में महंगाई दर 6.44% रही थी, जबकि अब मार्च 2023 में घटकर 5.66% रह गई है। भारत का औद्योगिक उत्पादन लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन फरवरी महीने में 5.6% की दर से बढ़ा। इससे पहले जनवरी महीने में यह 5.2% था, तो वहीं दिसंबर 2022 के महीने में इसमें 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई थी। देश की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो ने इतिहास रच दिया। भारत में पहली बार किसी मेट्रो ने नदी के नीचे रफ्तार भरी। ट्रेन रन हावड़ा से कोलकाता के एस्प्लेनेड तक आयोजित किया गया था। मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने बताया कि इस ट्रेन को अगले 7 महीनों तक हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसे लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो ने 45 सेकंड में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय की। पश्चिम बंगाल और बिहार में रामनवमी पर हिंसा के बाद अब उड़ीसा के संबलपुर में एक मोटरसाइकिल रैली के दौरान हिंसा देखने को मिली है। बुधवार शाम हुई हिंसा में 10 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि उड़ीसा में हनुमान जयंती महाविश्वास संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जो इस बार 14 अप्रैल को है। ऐसे में 2 दिन पहले यह बाइक रैली निकाली जा रही थी। कुछ लोगों ने इस रैली पर पथराव किया। हिंसा के दौरान एक अस्थायी दुकान और कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी गई, जबकि कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में पाकिस्तान की जीडीपी को लेकर झटका देने वाली आशंका जताई है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की जीडीपी के अनुसार को 2% से घटाकर 0.5% कर दिया है। आईएमएफ की तरह ही वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक ने भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के अनुसार को कम कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 0.4% की दर से बढ़ेगी। वहीं एशियन बैंक ने 0.6% जीडीपी का अनुमान जताया है।